हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 12th क्लास का हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने पढ़ा दिया था। आगे की बात करते हैं। अब जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन देना है आपको, रिलेशन बिटवीन current and drift velocity रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए समझने के लिए क्या करते हैं, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा पिद्दू सा एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, क्या है डायग्राम, एक सिलेंड्रिकल शेप ली मैंने और इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसे मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, इतनी बात क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे बेटा, इस साइड मूव करेंगे टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमने बता दिया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका एरिया मान लेते हैं A, और इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की, ये हमने क्या मान ली, L मान ली। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालने के लिए मैं देखो बेटा कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका वॉल्यूम बताओ क्या है, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है। तो आप लिखोगे हेयर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एरिया इनटू लेंथ। अगर मैं आपका इससे एरिया वॉल्यूम पूछूं कि इस पूरे का वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू लेंथ। इसका एरिया ये मान ली, लेंथ L मान ली। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और अब मानता हूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, N है, एंड लेट N बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। N इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान के चलो भाई। लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मीटर क्यूब में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं आपसे बोलूँगा बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। भाई आपको इसका वॉल्यूम पता लग गया, 1 मीटर क्यूब में कितने माने हैं मैंने, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। ध्यान देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे बेटा, उसके एरिया कितना था, A, लेंथ L। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करनी है बेटा, वॉल्यूम है A इंटू L, और N क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे कि इस पूरे कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हाँ है ना भाई खुद सोचो, इस पूरे कंडक्टर में मुझे पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने के बाद मान लो वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ। मान लो मैंने इस वॉल्यूम के बारे में बात करी। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ऐसे मान लो, और इसके अंदर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो कितने मान लिए मैंने, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अनगिनत, बहुत सारे अनगिनत होंगे। तो मैंने क्या मान लिया, इस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पूरे वॉल्यूम में बताओ कितने होंगे। तो मैं अगर इसके वॉल्यूम से N को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लग जाएगा ना भाई पता, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा।
अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैं फाइंड करता हूँ टोटल चार्ज कितना है इसमें। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल चार्ज कितना होगा, है क्या चार्ज पहले ये बताओ, किसे मूव करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल चार्ज कितना है। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही तो चार्ज होगा, ई तो है, यही तो चार्ज है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ALN, इतना ही है ना। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास टोटल चार्ज पता लग गया ALNE, हाँ है ना, टोटल चार्ज पता लग गया कितना, ALNE। इतनी बात बताओ, ये समझ में आई नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना ढंग से, दोबारा एक बार समझते हैं, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले क्या करा मैंने, कंडक्टर बनाया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से इसका एरिया मान लिया A और लेंथ मान ली L। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया V, इसकी लेंथ एरिया A। मैंने क्या करा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया। अब मैंने क्या माना है, पर यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम ऐसे मान लो 1 मीटर क्यूब में यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताओ टोटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके वॉल्यूम से n को मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल चार्ज पता करो, तो पहले पता करो ना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज कौन सा है, E है, ये रहा E। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, हाँ जी आगे देखो बेटा। अब मुझे ये बताओ, टोटल 400 पता लग गया। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि बताओ कितना टाइम लगा है इस कंडक्टर को पूरा कवर करने में इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आके इन्होंने कंडक्टर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट पे आके कि पूरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, पास कर देंगे। तो बताओ कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ भाई, छुक 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 छुक, कुछ टाइम लगेगा ना भाई, कुछ टाइम लगेगा ना। अरे लगेगा नहीं लगेगा यार, चुप ही बैठो। यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम लगेगा, इस लेंथ को कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। कितना लगेगा भाई, टाइम इक्वल टू बेटा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, टू क्रॉस द कंडक्टर। कितना लगेगा, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 9th में पढ़ा था अभी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब पूरी लेंथ कवर करेगा, लेंथ। और स्पीड क्या है भाई, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, किसी ने ना पढ़ा हो तो प्लीज़ पिछले लेक्चर को एक बार देख के उसके बाद ये वीडियो देखना, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर करंट का फॉर्मूला देखा होगा, I इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q/T, 10th में ही पढ़ा था। I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। I मतलब क्या है, करंट। हमें तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। Q मतलब क्या है बेटा, चार्ज, और टाइम T का मतलब होता है टाइम। इसमें आप वैल्यू पुट करो, I इक्वल टू Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज। अभी चार्ज हमारे पास कितना निकला था, NeAl, ये निकला था, हाँ ना, बताओ भाई, ये निकला था या नहीं, ठीक है भाई। अब टाइम की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, L अपॉन में क्या आ गया, VD।
ठीक है, ये वी डी ऊपर जाएगा, क्या बचेगा, NEALVD अपॉन में क्या आ गया, L। ये इस L से ये L ख़त्म, क्या बचा, NEAVD करंट, और NEAVD करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू NEAVD, जिसे क्या कहते हैं याद करने के लिए नवेद से नाम से याद कर लेते हैं, I इक्वल टू नवेद। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, I इक्वल टू नवेद, NEAVD। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, A एरिया है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है तो बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है। I इक्वल टू क्या होता है बेटा, नवेद। I इक्वल टू क्या, नवेद। वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से समझ के उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये 10th और 12th क्लास, ये आपके करियर की क्लासेस हैं, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ आप पे पड़ेगा। मार्क्स नहीं आए तो सिर्फ आपके नहीं आएंगे, ठीक है। लास्ट मौका 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर 11th क्लास 10th वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए सिर्फ फिर कॉलेज की पढ़ाई बचती है, ठीक है। तो जो एफ़र्ट हैं, जो एफ़र्ट लगाने हैं वो बेटा अभी लगाने हैं। और पढ़ाई का टाइम जो है, अगर बच्चों से पूछोगे तो या स्कूल में देखोगे तो कहीं भी पढ़ाई सीरियसली मेरे ख्याल से बच्चा अभी हुआ ही नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आने वाला, 4 महीने ख़त्म। बचा कितने टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 और 6 महीने बचे हैं बस। और रियल में आपको सिलेबस ख़त्म करना होता है कब, दिसंबर तक। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करूँगा, 10th क्लास के बच्चे ये सोच रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे ये सोच रहे हैं, तो उसमें कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली सीरियसली होके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये सब्जेक्ट 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इतना इजीली पास नहीं हुआ जाता जितना आप समझ रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये फिज़िक्स है, इसमें आप सोच रहे हो मैं नवंबर में स्टार्ट करूँगा, तो आप भूल जाना कि आप पास भी हो पाओगे। चलिए भाई, बात करता हूँ भाई मैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा ही होगा, इसमें 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें मैं कुछ ऐसा लिखवा नहीं रहा, आपको सिर्फ बोल देता हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ जो है, इसने क्या कहा था, इसने कहा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेस। कुछ कंडीशन पर, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है या मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी तुम्हारे पास ओम्स लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तभी तुम्हारे पास ओम्स लॉ फॉलो होगा, वरना ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, V इक्वल टू IR। ये 10th क्लास में पढ़ा था, ये पता होगा भाई। हाँ, अब ओम्स लॉ का मैं आपको प्रूव कराता हूँ, प्रूव ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये कराते हैं, प्रूव ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, ये बात पक्की है, ठीक है। मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन देगा ओम्स लॉ। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। करना क्या है भाई, आपको ये पता है, वी नो दैट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी इक्वल टू क्या होता है, बताओ बेटा, वी डी इक्वल टू क्या होता है, बताओ बेटा जल्दी। वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल, यही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्या था बेटा? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। हाँ या ना? यही पढ़ा था भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई वी टाउ अपॉन एम एल, और ये v अपॉन एल हमने किस में डाला था? वो e की जगह पर डाल दो, e इक्वल टू होता v बाई एल। याद है ना? ठीक है। एक काम करो, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो। जो आपको रिलेशन सामने नज़र आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट नज़र आ रही है, इसमें वी डी की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इसमें डाल दो। तो यहाँ से बनेगा I इक्वल टू एन ई ए, वी डी की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, ई वी टाउ अपॉन एम एल। सही बात है? मैंने क्या करा? इस वी डी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। क्या बनेगा? I इक्वल टू एन ई इंटू ई, क्या बनेगा बेटा? ये ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन एम एल। हाँ या ना भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात बताओ भाई, समझ में आ रही हो तो सही है भाई। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो v है, ये यहाँ से जो v है, ये v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे उठा के मैं नीचे ला रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से क्या आएगा? I अपॉन में v इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन में क्या आ गया बेटा? एम एल। इस v को उठा के नीचे ले आया, ठीक है? अब यहाँ देखना ध्यान से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है v इक्वल टू आई आर, और यहाँ से r की वैल्यू आएगी बेटा v अपॉन में i। हाँ या ना? दिख रहा है बेटा? उधर नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो। v इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर होता है। यहाँ से r की वैल्यू निकालो तो i नीचे जाएगा, तो v अपॉन में i इक्वल टू क्या आएगा? r। और मुझे ओम्स लॉ का प्रूफ देना, मतलब रेजिस्टेंस का प्रूफ देना है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये r बन जाए, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये i अपॉन v है, मतलब 1 अपॉन r है, मुझे r लाना है। इसका मतलब इसको रिवर्स कर दूँ, दोनों साइड रिवर्स कर दूँ, दोनों साइड रिवर्स कर दूँ, तो ये बनेगा v अपॉन में i इक्वल टू एन ई एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ। हाँ या ना? इतनी बात बताओ भाई, पहले इतनी बात बताओ भाई। इतनी बात क्लियर है? v अपॉन आई क्या होता है बेटा? r होता है। v अपॉन आई क्या होता है? r। और ये सब क्या है बेटा? लेंथ को छोड़कर बाकी सब क्या होगा भाई? यहाँ से l अपॉन a को छोड़ दो, बाकी सब देखना, m n e टाउ, ये सब क्या है बेटा? कांस्टेंट है। सब क्या है बेटा? कांस्टेंट। देखो v अपॉन आई जो है, v अपॉन आई जो है वो क्या बताता है? ध्यान से देखना, इधर देखना ध्यान से, m अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ। मैं लिख देता हूँ m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ऊपर बचेगा l, और नीचे बचेगा और कुछ बच रहा है? नीचे बचेगा a, ठीक है? ये m अपॉन एन ई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। देखो m भी कांस्टेंट है,
एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है। और v अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। और आर क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है। भाई याद करो ना, v इक्वल टू आई आर प्रूव करते हो जब, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के लगाते हो, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, वो आर आता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, आर की आ गई। दे दिया प्रूफ, v अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, आर। सही है, अच्छा जी। अब ध्यान से देखना जरा, ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो होता है, इसे कहते हैं बेटा रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसे, रजिस्टिविटी कहते हैं। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कभी किसी क्वेश्चन में तुमसे कहते हैं भाई रजिस्टिविटी डायरेक्ट दे रखी है, तो ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या है, रजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी का क्या होता है, रिवर्स होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, इसे साइड में लिख लो। ये क्या है, रजिस्टिविटी है, रो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, बस खत्म हो गई डेरिवेशन। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, v अपॉन आई, v अपॉन में आई इक्वल टू, भाई इक्वल टू अगर मैंने लगाया, इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाया होगा, इसका मतलब मैंने यहाँ पर r लगाया होगा। ये पूरा क्या है, ये पूरा r है, ये पूरा क्या है बेटा, r है। इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं, r लिख दूँ, हाँ या ना भाई, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आई आर। v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आई आर। जो कांस्टेंट है, सिर्फ जो कांस्टेंट है सिर्फ मैंने उसे ही लिया है। आपका को सर एल बाई ए कहाँ गया, एल बाई ए वही है, सिर्फ मैंने क्योंकि मुझे तो भाई एक, मैं अगर मैं v इक्वल टू आई आर लगाता हूँ ऑम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो r क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ कांस्टेंट लेंथ नहीं हो सकती ना एरिया हो सकता है, क्योंकि ये तो वेरी करेगा, तो ये कांस्टेंट सिर्फ यही तो हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर r लग दिया उसकी जगह पर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो v इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। ये था बेटा ओम्स लॉ का प्रूफ। क्या था बेटा, ये ओम्स लॉ का प्रूफ। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। करना क्या है, दोबारा एक बार देखो। सबसे पहले क्या करना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, आई इक्वल टू क्या होता है, नवेद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी टाउ अपॉन एम एल। यहाँ पर पुट कर दिया ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। ये एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, ये v अपॉन आई होना चाहिए r के लिए, तो मैंने इसे उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। अब ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो है ये कांस्टेंट है, बस लेंथ भी वेरी करेगी, एरिया वेरी करेगा, लेकिन ये वेरी नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये l अपॉन ए बाहर निकाल दिया, बचा क्या, r। और ये सब पूरी वैल्यू किसकी है, r की है। यही तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, r। और ये ध्यान रखना, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ किसका फॉर्मूला होता है, रजिस्टिविटी का। तो मैंने यहाँ पर r डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, v इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई एक बात बताओ कि रेजिस्टेंस जो है ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर आपने क्या करा, बैटरी अप्लाई करी। जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे भाई, खुद सोचो। मैं क्या करता हूँ, जितनी ज़्यादा सेल लगाऊंगा, जितनी ज़्यादा सेल लगाऊंगा, जितनी ज़्यादा सेल, मान लो मैं क्या करता हूँ भाई, बैटरी लगाता हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने क्या करा, उसके अंदर सेल लगा दी, सेल लगा दी मतलब सारे बैटरी लगा दी, बहुत सारी सेल लगा दी तो बैटरी लग गई। अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे टूवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, करेंगे ना भाई। भाई यार तुम्हें सब एग्जाम्पल देना पड़ता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे,
सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे भी मूव करते हुए, तो जब टकराएंगे तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करेंगे। जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हुए आपस में टकराते रहेंगे और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी टकराएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस भी उसी की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। अभी इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। अगर मैं रेजिस्टिविटी के बारे में बात करूं आपसे कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी, ध्यान से देखना बेटा, मैं अगर आपसे बोलूं भाई कोई भी कंडक्टर है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो बेटा हेडिंग डालो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अब ये क्या है, अभी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था m/n² टाउ, ठीक है, m/n² टाउ। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। अब एक बात बताओ भी मुझे, किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है बेटा किस पे, लेंथ पर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। आप किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। दोबारा एक बार, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इतनी बात क्लियर है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, और वो आपसे पूछूंगा और आपसे ये डिमांड रहेगी कि आप उस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका आंसर दूंगा कल, क्वेश्चन अभी पूछूंगा, ठीक है। चलिए इसे मान लेते हैं फर्स्ट। सेकंड, रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है बेटा एरिया ऑफ द कंडक्टर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। आप एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। कैसे घटेगी, मान लेते हैं ये एक वायर है पूरा, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, इसके थिकनेस मान लो कुछ t मान लो, इसका एरिया मान लो a। अब लेंथ कितनी है, l है, और मैंने कहा लेंथ अगर आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। देखो लेंथ आधी, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। ये थिकनेस थी, अब इसके ऊपर एक और आ गई, इसका मतलब थिकनेस बढ़ गई। थिकनेस बढ़ गई क्यों, क्योंकि लेंथ आधी हुई है, और लेंथ आधी होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को देखकर क्या मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्टली एल इनवर्सली ए, आया ना, सही तो लिखा अभी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे कहते हैं रो, रेजिस्टिविटी। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा ये। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो तो बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है तो बताओ। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है बेटा, ओम मीटर। ये सिंबल किसका है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये रही ओम, और इसकी होती है ओम मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लो प्रॉपरली। जो नोट्स बनाओगे अगर वो साथ साथ पढ़ोगे तभी अगली क्लास समझ में आएगी। आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ हुआ, जो पिछली वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी। अब जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसे आज का समझ में नहीं आएगा,
तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो जितनी भी डाली हुई हैं उन सबको देखकर ही नेक्स्ट वीडियो में देखें। और टॉपिक ऐसे समझा रहा हूँ जैसे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं कर रहा, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा। जितना टॉपिक मैं करा रहा हूँ एक एक टॉपिक कराऊंगा, कोई टॉपिक स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। क्या चाहिए? सिर्फ आपका सपोर्ट। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर दो। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। टाइम सिर्फ हमारे पास बचा है 7 मंथ बचे हैं बस, और सिलेबस है बहुत लेंदी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना, ठीक है। उस क्वेश्चन का जवाब देना, कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए। एक वायर है, उस वायर की लेंथ को मैंने, अभी लेंथ L थी, इसे मैंने स्ट्रेच कर दिया। इसे मैंने क्या कर दिया बेटा? स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से फ़र्क पड़ेगा। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। और अगर मैं, ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ को मैंने स्ट्रेच नहीं करा, अब एक सेम वायर इसी में जॉइंट कर दिया। दोनों चीज़ अलग है, ध्यान सुनना। इस वायर को लिया, इसे मैंने स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, और एक मैंने क्या करा, इसी का सेम वायर इस पर क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। तो दोनों केस में बताओ रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों केस में बताने हैं बेटा, रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा। वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मेहनत आपके लिए की जा रही है। और इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, क्या रेजिस्टेंस सेम होगा या नहीं, और अगर सेम होगा तो क्यों होगा, और सेम नहीं है तो क्यों नहीं है, और कितना कितना होगा, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।